हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग वाइंडिंग के पार्ट 2 एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम में जिसमें ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाता है। खास करके बिहार इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट का ग्रेड 2, यूपी का बिहार का ग्रेड 3, यूपी का ग्रेड 2 और एएलपी के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है कि लैप बाइंडिंग में ब्रोशों की संख्या सदैव होती है। तो लैप बाइंडिंग में ब्रोशों की संख्या सदैव होती है ध्रुवों की संख्या के बराबर। लैप बाइंडिंग में ब्रोशों की संख्या सदैव ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है, ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है। कह रहा है कि नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बाइंडिंग में से एक में सभी क्वाइल्स एक श्रृंखला में एक प्रगतिशील लहर के रूप में जुड़े हुए हैं और इसमें पोलों की संख्या के बावजूद आर्मेचर धारा के लिए सिर्फ 2 भाग होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे वेब वेब बाइंडिंग कहा जाता है। वेब बाइंडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेब बाइंडिंग कहा जाता है। वेब बाइंडिंग क्या होता है? वेब बाइंडिंग क्या होता है? वेब बाइंडिंग क्या होता है? इसे सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं। वेब बाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं। सभी कॉइल सीरीज में लगी होती है। कॉइलों को वेब की भांति स्लॉटों में लगाया जाता है तथा इसमें आर्मेचर वाइंडिंग में कुंडली की संयोजन सिरे कम्यूटेटर पर नियंत्रण आगे बढ़ते जाते हैं और आर्मेचर बाइंडिंग को समांतर पथों में विभाजित किया जाता है। वेब बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होती है। वेब बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 2 होती है। तरंग बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा कितनी होती है? तरंग बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है आपका 2। कितना होती है? 2। तरंग बाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 होती है। वेब बाइंडिंग एक प्रकार की आर्मेचर बाइंडिंग है। इस घुमावदार में हम एक कुंडल के अंत को उसी कुंडल के दूसरे कुंडल की शुरुआत से जोड़ते हैं जो पहले कुंडल के रूप में है। तरंग कुंडली में रिजल्टेंट परिणाम पिच है क्या? तो परिणाम पिच होता है वाई आर। मतलब क्या? वाई आर। ठीक है। पिच रिजल्टेंट है तो वाई बी प्लस क्या? वाई एफ। मतलब तरंग पिच में वेब बाइंडिंग में परिणाम पिच वाई आर इक्वल टू वाई बी प्लस वाई एफ होता है तथा वाइंडिंग में परिणाम पिच क्या होता है? वाइंडिंग में अगर परिणाम पिच कहेंगे तो वाइंडिंग में परिणाम पिच होता है वाई आर इक्वल टू वाई बी माइनस वाई एफ। ठीक है। नेक्स्ट, आर्मेचर के वाइंडिंग में समकारी रिंग की आवश्यकता होती है। लैप बाइंडिंग में आर्मेचर के लैप बाइंडिंग में समकारी रिंग की आवश्यकता होती है। आर्मेचर के लैप बाइंडिंग में समकारी रिंग की आवश्यकता होती है। लैप बाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या पोल के तुल्य होता है जबकि वेब बाइंडिंग में समांतर पथ की संख्या दुगुनी होती है। समांतर पथ की संख्या दुगुनी होती है। 3 फेज वाले मोटर के 3 फेज बाइंडिंग के लिए निम्नलिखित में से किन अक्षरों का उपयोग किया जाता है? 3 फेज वाले मोटर के 3 फेज बाइंडिंग में के लिए निम्नलिखित में से किन अक्षरों का उपयोग किया जाता है? तो वाई यू वी डब्ल्यू अक्षर क्वाइल हेड को प्रदर्शित करते हैं तथा एक्स वाई जेड अक्षर क्वाइल के अंत को प्रदर्शित करते हैं। यू वी डब्ल्यू क्वाइल हेड को प्रदर्शित करते हैं, एक्स वाई जेड अक्षर क्वाइल के अंत को प्रदर्शित करते हैं। पास और तरंग कुंडली के लिए पश्च अंतराल और अग्र अंतराल की संख्या है कितनी होती है? तो पास और तरंग के लिए तरंग कुंडली के लिए पश्च अंतराल और अग्र अंतराल की संख्या है, दोनों विषम होनी चाहिए, दोनों विषम होना चाहिए। पास और तरंग कुंडली के लिए पश्च और अंतराल और अग्र अंतराल की संख्याओं में विषम रहती है, विषम रहती है। किस प्रकार की मशीनों में तरंग कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है? तो निम्न विद्युत धारा और उच्च वोल्टता वाला मशीन में विद्युत धारा विद्युत आई क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। वोल्टेज क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि तरंग कुंडली के प्रयोग निम्न धारा एवं उच्च वोल्टता हेतु प्रयोग किया जाता है जबकि लेप बाइंडिंग में उच्च धारा एवं निम्न वोल्टता होती है। जब लेप बाइंडिंग तरंग बाइंडिंग में होगा तो धारा निम्न होगा, उच्च वोल्टता, और लेप बाइंडिंग होगा तो उच्च धारा एवं
निम्न वोल्टा का प्रयोग में लाया जाता है। 3 फेज तार आपूर्ति के लिए आर्मेचर में प्रयुक्त वाइंडिंग की संख्या होती है, तो ये होती है 3 3 3। 3 फेज तार आपूर्ति के लिए आर्मेचर में प्रयुक्त वाइंडिंग की संख्या 3 होती है, 3 होती है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय उपकरण है जो एक आर्मेचर में ग्राउंड शॉर्ट और ओपन कॉइल्स का पता लगाने और ढूंढने के लिए नियोजित किया जाता है? तो एक्सटर्नल ग्रोलर, बाह्य ग्रोलर जिसको एक्सटर्नल ग्रोलर कहते हैं, एक आर्मेचर में ग्राउंड शॉर्ट और ओपन कॉइल्स का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। यह यंत्र की कॉइल का 230 वोल्ट एसी प्रदान करने पर ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है और यंत्र पर टिकाया गया आर्मेचर सेकेंडरी वाइंडिंग की गति का कार्य करता है। सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना में शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है? शंट वाइंडिंग सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग से अधिक होता है। सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग से अधिक होता है। सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना में शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है? तो सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग से अधिक होता है। सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना में शंट वाइंडिंग का प्रतिरोध अधिक होता है, क्योंकि शंट वाइंडिंग के उच्च प्रतिरोध का यह एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक स्टेटर की विद्युत डिग्री क्या होती है? एक स्टेटर की विद्युत डिग्री 180 डिग्री एक्स एक्सिस ध्रुवों की संख्या होती है। दो स्टेटर पोल वाले पावर के एक चक्रण का उत्पादन करते प्रत्येक ध्रुव में 180 डिग्री विद्युत डिग्री अंश होते हैं। एक दो पोल स्टेटर में यांत्रिक डिग्री और विद्युत डिग्री समान होती है। 360 डिग्री चार पोल स्टेटर में 720 डिग्री, मतलब दो पोल वाला में 360 और चार पोल स्टेटर वाला में 720 डिग्री और 360 डिग्री यांत्रिक डिग्री होती है, यांत्रिक डिग्री होती है। लैंप के साथ सीरीज में जुड़ती जुड़ती बैंडिंग्स के बीच इंसुलेशन परीक्षण करते समय यदि कॉइल्स के बीच कोई हेड शॉर्ट सर्किट हो तो लैंप क्या होगा? फुल लाइट रहता है, लैंप में फुल लाइट रहता है। लैंप के साथ सीरीज में जुड़ती वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन परीक्षण करते समय यदि कॉइल के बीच कोई हेड शॉर्ट सर्किट हो तो लैंप फुल लाइट रहता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में धारा अधिक मात्रा में बहेगी बहेगी अतः श्रेणी में जोड़ा गया टेस्ट लैंप पूर्ण रोशनी प्रदान करेगा। एक एसी वेस्टर्न वाइंडिंग में खांचा स्लॉट कोण ज्ञात करने के लिए व्यंजक क्या है? तो स्लॉट कोण ज्ञात करते हैं 180 डिग्री बाय ध्रुव की दूरी, पोलों के बीच की दूरी। एसी वाइंडिंग में स्लॉट कोण बराबर 180 डिग्री बाय ध्रुव दूरी पोल पिच का होता है। समांतर वाइड लाइनों की आवृत्तियों में प्रयुक्त की जाती है। तो समांतर वाइड लाइनों में 300 एमसी पर सेकेंड की आवृत्ति पर प्रयुक्त की जाती है। समांतर लाइनों में 300 एमसी पर सेकेंड की आवृत्ति पर प्रयुक्त की जाती है। भंवरदान मतलब भंवर धारा जो होता है, एडी करंट की एक कमी है। क्या कमी है? भंवर धारा की एक कमी है, भंवर धारा की एडी करंट की एक कमी है। क्या है? बाइंडिंग में हीटिंग का नुकसान। भंवर धारा एडी करंट की एक कमी बाइंडिंग में हीटिंग का नुकसान है। भंवर धारा हानि का व्यापक रूप कोर अथवा लो हानियां है जो आर्मेचर तथा फील्ड कोर्स में पैदा होती है। तो ये भंवर धारा हानि जो होता है इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है ए इंटू इसका स्क्वायर इंटू कितना फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू टी का लेमिनेशन की मोटाई का उल्टा है। एडी करंट हानि बराबर है फ्रीक्वेंसी होता है टी इक्वल टू लेमिनेशन से मोटाई होता है। ठीक है। एक कोर प्रकार के परिवर्तक में वाइंडिंग किस पर लिपटी रहती है? तो कोर के दोनों भागों पर। एक कोर प्रकार के परिवर्तक में वाइंडिंग किस पर लपेटी रहती है? कोर के दोनों भागों पर, कोर के दोनों भागों पर। विभिन्न घुमावों के बीच रोधन परीक्षण करते समय श्रेणी में जुड़े परीक्षण लैंप लैंप मंददीप्ति होंगे यदि घुमाव की कुछ हिस्सों में लघु परिपथ हो तो। विभिन्न घुमावों के बीच रोधन परीक्षण करते समय श्रेणी में जुड़े परीक्षण लैंप मंददीप्ति होंगे यदि घुमाव कुछ हिस्सों में लघु परिपथ में हो तो। छोटी वाइंडिंग की जांच के लिए उपयोग की जाने वाले सबसे आम विधि कौन सा परीक्षण करता है?
छोटी वाइंडिंग की जांच के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि कौन सा परीक्षण करता है? तो ड्रॉप टेस्ट। छोटी वाइंडिंग की जांच के लिए उपयोग में ली जाने वाली सबसे आम परीक्षण विधि ड्रॉप टेस्ट है। पोल वाइंडिंग को सक्रिय करने के लिए एक एसी करंट को स्लिप रिंग में इंजेक्ट किया जाता है। पोल घुमावदार कंटेस्ट के बीच हर पोल के वोल्टेज ड्रॉप को मापने के द्वारा प्रतिबाधा निर्धारित की जाती है। जब दो फेज आपूर्ति को दो कला फेज के स्टेटर कुंडली से जोड़ा जाता है तो निम्न में से किस प्रकार का प्रभाव संभव है? तो ये आपका प्रभाव होता है, एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जब दो कला फेज आपूर्ति को दो कला फेज वाले स्टेटर कुंडली से जोड़ा जाए तो घूर्णन की चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। एसी मशीनों में वितरित कुंडली वाइंडिंग्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो डिस्टॉर्टिंग हार्मोनिक्स को हटाया नहीं जा सकता। एसी मशीनों के वितरित कुंडली में डिस्टॉर्टिंग हार्मोनिक्स को हटाया नहीं जा सकता। वह बाइंडिंग जिसमें फेरों को निकटवर्ती खांचों एडजस्टमेंट स्लॉट में या दो से अधिक श्रेणी क्रम में संयोजित कुंडलियों कॉइल्स में वितरित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उस बाइंडिंग को क्या कहा जाता है? वितरित बाइंडिंग, वितरिंग बाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। वह बाइंडिंग जिसमें फेरों के निकटवर्ती खांचों में दो से अधिक श्रेणी क्रम में संयोजित कुंडलियों में वितरित किया जाता है तो उसे वितरित बाइंडिंग कहा जाता है। एक कुंडली में जमा ऊर्जा दुगुनी करने के लिए कुंडली की धारा में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए आवश्यकता होगी? मतलब एक कुंडली की जमा ऊर्जा दुगुनी करने के लिए कुंडली की धारा में कितने प्रतिशत की वृद्धि आवश्यक होगी? तो ये होगी 41.4% की। एक कुंडली में जमा ऊर्जा को दुगुनी करने के लिए कुंडली की धारा 41.4% की वृद्धि की आवश्यकता होगी। एक लैप बेंडिंग डीसी मशीन में कंडक्टर की संख्या कितनी है? 100। और समांतर पथों की संख्या कितनी है? पोल्स जो होता है इक्वल टू समांतर पथ वो 10 है। तो औसत पिच कितना होगा? तो औसत पिच देखिए, पोल की संख्या बराबर समांतर पथों की संख्या हुआ और कुल चालक की संख्या 100 हुआ। तो औसत पिच होता है कुल चालक की संख्या बाय पोल की संख्या। तो 100 बाई कितना होगा? 10। तो काटेंगे तो कितना होगा? 10 आंसर। किसी प्रेरण कुंडली में धारा परिवर्तन की दर अधिकतम होगी तो धारा प्रवाहित होने की शुरुआत में। किसी प्रेरण में कुंडली में धारा के परिवर्तन की दर अधिकतम होगी जब धारा प्रवाह की शुरुआत होगी। यदि एक संधारित्र प्रकार की पंखे की मोटर को कुंडल की कुल संख्या 16 है तो प्रत्येक समूह में कुंडल की कुल संख्या कितनी होगी? तो 16 है तो प्रत्येक कुंडल में कुंडल की कुल संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ठीक है। एक संधारित प्रकार के पंखे की मोटर में कुंडल की कुल संख्या 16 है तो प्रत्येक समूह में कुंडल की संख्या कितनी होगी? 8 होगी, क्योंकि कितना समूह होता है? 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 होगा। अगर पोल 8 है और पोलों की संख्या 8 है तो आर्मेचर स्लॉटों की संख्या कितनी होगी? पोल 8 है, आर्मेचर स्लॉटों की संख्या भी 8 है तो स्लॉटों की संख्या कितना हो जाएगा? 64। अगर पोल 8 है और अगर पोलों की संख्या भी 8 है तो आर्मेचर की स्लॉटों की संख्या 64 हो जाएगा। 36 स्लॉट 6 पोल सिंगल लेयर 3 फेज वाइंडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना होगा? हमको निकालना है के डी। क्या निकालना है? के डी, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है। तो के डी इक्वल टू होता है साइन, ठीक है, 2 बट्टा एन साइन वी बाई 2। अब देखिए इधर, अब एन इक्वल टू क्या होता है आपका? स्लॉट बाय पोल की संख्या, स्लॉट बाय पोल्स फेज होता है। तो 36 बाय कितना करेंगे हम? 36 बाय अगर हम बात करते हैं तो 6 मिनट 2 सेकेंड 3 सेकेंड अगर इसे करेंगे देखिए तो ये हो जाएगा 36 6 गुने 3। तो इसे काटेंगे तो कितना होगा? 6 6 या 36 और 3 2 जा 6। कितना आया आपको? 2 आया। यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए ये हो गया आपको 2 आया।
अब देखिए यहाँ भी आपका ये मल्टीप्लाई है, क्या मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है। तो अब देखिए 180 इंटू क्या होगा, पोल्स कितना है आपका 6/36, ये इक्वल टू आपका बी निकलेगा। तो बी निकलेगा तो इसको काटिएगा, 36×5 कितना होता है 180, तो ये 30 हो गया, 30 हो गया। अब फार्मूला क्या है आपका, के डी फैक्टर इक्वल टू साइन b/2। तो साइन b/2 के डी इक्वल टू क्या होगा, साइन b/2। तो साइन साइन जो है b/2, जब ये करेंगे हम साइन b/2, तब साइन b/2 करने पर हमारा क्या देगा, साइन b/2 करने पर हमको मिलेगा कितना, साइन b/2 करने पर साइन 15 मिलेगा, ऊपर साइन b/2। फॉर्मूला में क्या था आपका, साइन 2b/2, साइन 2b/2, साइन 2 अब b/2 करेंगे तो ये कितना होगा 15 डिग्री। तो 15 अब बाई कितना, एन एन साइन फिर से क्या b/2, तो 15। अब देखिए तो ये 15 दूना कते हो जाएगा 30, साइन 30 डिग्री ऊपर में, ठीक है। और नीचे में आपका कितना होगा साइन 30 डिग्री, और नीचे में हो जाएगा आपका कितना 2, ठीक है। और साइन 15 डिग्री का वैल्यू ऊपर में दिया है 0.25, ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, और यहाँ कितना है 0.25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.30 हो जाएगा, ये आपको 30, ठीक है 30 हो जाएगा। अब ये 30 जो है आपका 0.30 हो जाएगा। अब ये आपको 30 ना कितना 25, कितना था 25 था सॉरी, लगभग 50 के आसपास हो जाएगा, 0.25 के पास पास। अब 0.25 के आसपास करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, अब 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अप्रॉक्स कितना देगा 0.966 देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी मशीन में कॉइलों की साइज निर्धारित की जाती है किसके आधार पर, यील्ड पिच के आधार पर, यील्ड पिच के आधार पर किसी भी मशीन में कॉइलों की साइज यील्ड पिच द्वारा निर्धारित की जाती है। जनरेटर की वाइंडिंग के 2 छोर है, 3 फेज जनरेटर की वाइंडिंग में कुल 6 छोर है, इन सिरों के को 2 में से किसी एक शैली में जोड़ा जा सकता है। तो स्टार और डेल्टा, स्टार और डेल्टा। जनरेटर की वाइंडिंग में के 2 छोर है, 3 फेज जनरेटर की वाइंडिंग में कुल 6 छोर है, इन सिरों को 2 में से किसी एक शैली में स्टार और डेल्टा में जोड़ा जाता है, स्टार और डेल्टा में जोड़ा जा सकता है। ध्रुवों की संख्या 4 और स्लॉटों की संख्या 24 है, तो ध्रुव पिच होगा क्या होगा, तो ध्रुव पिच पोल फैक्टर जो होगा, पोल पिच जो होगा, पोल पिच वो क्या होगा, ध्रुव स्लॉट की संख्या नंबर ऑफ स्लॉट्स, ठीक है, बाय कितना, बाय आपका पोल नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ स्लॉट कितना है 24, नंबर ऑफ पोल्स 4 है तो 6। एक 8 पोल 90 स्लॉट्स 4 सर्किट डुप्लेक्स वाइंडिंग के में प्रति स्लॉट 6 क्वाइल साइड है, 270 क्वाइल और कम्यूटेटर सेगमेंट में कम्यूटेटर पिच होगा। तो कम्यूटेटर पिच क्या उतना होगा, अब देखिए ये आपको 67 होगा, कैसे, एक 8 पोल में 9 स्लॉट 4 सर्किट डुप्लेक्स वाइंडिंग में प्रति 6 क्वाइल्स साइड 270 क्वाइल्स और कम्यूटेटर सेगमेंट है, तो कम्यूटेटर पिच कितना होगा 67 होगा, कितना होगा 67 होगा। कैसे होगा, चित्र में दिए गए एकल बर्तनी कुंडली में क्या है, तो देखिए एकल बर्तनी कुंडली में ये क्या है आपका, तो इसमें है क्या ए बी कुंडली भुजा और चालक दोनों है। देखिए ये ए और बी कुंडली, देखिए साइड भी है और चालक भी है, साइड भी है चालक भी है। चित्र में दिए गए एकल कुंडली में ए बी कुंडली भुजा और चालक दोनों है। लघुकृत कुंडलियों के लिए एक मोटर के विद्युत रोधी परीक्षण हेतु उपयोग किए जाने वाले विद्युत उपकरण को क्या कहते हैं, तो ये ग्राउलर कहते हैं, ग्राउलर कहते हैं। लघुकृत कुंडलियों के लिए एक मोटर के विद्युत रोधी परीक्षण हेतु उपयोग किए जाने वाले विद्युत उपकरण को ग्राउलर कहा जाता है। विद्युत रोधी जिसे आम भाषा में कुचालक कहते हैं, यह कुचालक विद्युत प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। इस परीक्षण को करने का उद्देश्य कुंडलियों के आपसी शॉर्ट सर्किट की जांच करना। यह कुचालक का मान लगभग 1 मेगा ओहा के परास में होता है, 1 मेगा ओहा के परास में होता है। आकृति में दर्शाए गए क्रोड प्रकार के परिणामित्र में कुंडलन अभिकल्प का मिलान कीजिए, कुंडलन अभिकल्प का मिलान कीजिए। तो ये कैसा होगा, बेलनाकार कुंडलन होगा, कैसा होगा बेलनाकार। देखिए ये वाला ऐसे है एक तरह से, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ये क्या है बेलनाकार है, ठीक है, बेलनाकार कुंडलन है।
दी गई आकृति में बेलनाकार कुंडल को दर्शाती है जो परिणामित्र के कोण पर की जाती है। इसमें से कौन कुंडल विस्तृत क्वाइल स्पान की सही परिभाषा है? सही परिभाषा है तो आर्मेचर प्रकाश सॉलिड के संदर्भ में मापे जाने वाले कुंडल क्वाइल के दोनों किनारे के बीच की दूरी। आर्मेचर प्रकाश के संदर्भ में मापे जाने वाले दोनों कुंडली के बीच की दूरी। क्वाइल स्पान क्या होता है? कुंडली के दोनों सक्रिय भुजाओं के बीच की दूरी को क्वाइल स्पान कहते हैं। क्वाइल स्पान कुंडली के दोनों सक्रिय भुजा के दूरी को, जैसे देखिए ये है आपका कुंडली, ये है, और इसके जो ये बीच का दूरी है उसे क्या कहा जाता है? क्वाइल स्पान कहा जाता है या पोल पिच कहा जाता है? ये क्वाइल स्पान कहा जाता है। जो 180 माइनस अल्फा, अल्फा शॉर्ट पिच कोण होता है। शॉर्ट पिच कोण है, ये निष्क्रिय साइड है ये वाला, और ये वाला आपका क्या है? सक्रिय साइड भुजा है, ठीक है। ये देखिए, अगर फुल पिच बाइंडिंग है तो पोल स्पान माइनस क्वाइल स्पान 180 डिग्री होगा, दोनों का डिफरेंस। शॉर्ट पिच बाइंडिंग में पोल स्पान हमेशा ग्रेटर होगा क्या? क्वाइल स्पान के, ठीक। प्रदत्त कुंडल आरेख में कुंडल क्वाइल समूहों को जोड़ने की विधि दर्शाई गई है। बताइए कौन सा विकल्प एक जम्पर संबंध में जम्पर कनेक्शन को निरूपित करता है? कौन सा कनेक्शन? जम्पर कनेक्शन। देखिए जम्पर, जम्पर कनेक्शन इसमें सब जगह क्या है आपका? वाई है। कैसे? देखिए जम्पर कनेक्शन ऐसे होता है, जैसे ऐसे जा रहा है ना, तो ऐसे करके दूसरा से जोड़ देगा तो उसे जम्पर कनेक्शन कहते हैं। तो देखिए ये दोनों को जोड़ने के लिए, ये दोनों को जोड़ने के लिए बीच में क्या है? वाई। फिर देखिए इसको जोड़ने के लिए, इससे जोड़ने के लिए क्या है? वाई जंपर किया है। फिर देखिए जंपर किया है, ठीक है। जंपर कनेक्शन, उपरोक्त संयोजन में वाई जंपर कनेक्शन जंपर संबंधित को निरूपित करता है। आकृति में दिखाया गया परिवेष्टन वाइंडिंग का आकार क्या है? वाइंडिंग का आकार क्या है? आकृति में दिखाया गया परिवेष्टन वाइंडिंग का आकार क्या है? वाइंडिंग का आकार आपका है क्या? देखिए सकेंद्री परिवेष्टन। यदि दी गई आकृति में परिवेष्टन वाइंडिंग का आकार सकेंद्री, सकेंद्री परिवेष्टन का उदाहरण है। सेकेंडरी परिवेष्टन का उदाहरण है। परिवेष्टन वाइंडिंग में रोगन, वार्निश, 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 वार्निश उद्देश्य क्या है? तो ये है परिवेष्टन के रोधन गुणधर्म को बढ़ाना। परिवेष्टन के रोधन गुणधर्म को बढ़ाना। परिवेष्टन वाइंडिंग में रोगन, वार्निश का उद्देश्य परिवेष्टन के गुणधर्म को बढ़ाना होता है। साथ ही ज्ञात रहे कि वाइंडिंग वास्तव में चालक तार के क्रमिक घुमाव से बनती है, जिसमें याद रहे कि एक घुमाव दो चालक छोड़ होते हैं, एक घुमाव दो चालक छोड़ होते हैं। डीसी मशीन में निम्न वोल्टता और उच्च धारा के लिए किस प्रकार का कुंडलन का उपयोग किया जाता है? तो ये लैप कुंडलन, लैप कुंडलन। डीसी मशीन के आर्मेचर के लिए दो वाइंडिंग प्रयुक्त होती है। लैप वाइंडिंग अधिक धारा तथा कम वोल्टता के लिए प्रयुक्त। इसमें समांतर पथों में ए की पोलों की संख्या पी पर निर्भर करती है। ए इक्वल टू पी। वेव तरंग बाइंडिंग यह अधिक वोल्टता तथा कम धारा के लिए प्रयुक्त होती है। इसमें समांतर पथों की संख्या 2 होती है। टू परिवेष्टन बैंडिंग परिणामित्र का सिद्धांत क्या है? तो टू परिवेष्टन बैंडिंग परिणामित्र का सिद्धांत पारस्परिक प्रेरण है। पारस्परिक परिवहन है। टू परिवेष्टन परिणामित्र का सिद्धांत पारस्परिक प्रेरण है। यह नियम ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि दोनों वाइंडिंग में कोई विद्युतीय संबंध नहीं होता, उनमें केवल चुंबकीय प्रेरण संबंध होता है। कम्यूटेटर पिच बाइंडिंग में सही संबंध नहीं है। संबंध क्या है? कम्यूटेटर पिच बाइंडिंग में कम्यूटेटर खंडों की संख्या इक्वल टू आर्मेचर कुंडली की संख्या के बराबर होता है। कम्यूटेटर पिच बाइंडिंग में सही संबंध क्या है? कम्यूटेटर खंडों की संख्या इक्वल टू आर्मेचर कुंडलों की संख्या होती है। कम्यूटेटर पिच बाइंडिंग में कम्यूटेटर खंडों की संख्या इक्वल टू आर्मेचर कुंडलियों की संख्या होती है। निम्न आकृति में एक दिशीय फेरा परिवेष्टन को दर्शाती है। आकृति एक्स के रूप में दर्शाए गए भाग को क्या कहते हैं? तो एक्स के रूप में दर्शाए गए भाग को आप क्या कहेंगे? तो आप इस एक्स को रूप में जो दर्शाए गए भाग है उसे आप कहेंगे परिणामित्र अंतराल वाई आर। देखिए दोनों के बीच का अंतर, ठीक है। चित्रानुसार स्पष्ट होता है कि दी गई बाइंडिंग में लेप प्रकार की तथा चित्र प्रदर्शित एक्स परिणामित्र अंतराल को बताता है, जो वास्तव में बैक पिच फ्रंट पिच का अंतर होता है। लैप बाइंडिंग में परिणामित्र वाई बी माइनस वाई एफ और वेब बाइंडिंग में परिणामित्र वाई बी प्लस वाई एफ होता है।
प्रति फेज कुंडलियों की संख्या किसके बराबर होता है? तो प्रति फेज कुंडलियों की संख्या कुंडलियों की कुल संख्या बाय फेजों की संख्या के बराबर होता है भाई। करा कि जैसे कि हमें ज्ञात है कि फेज कुंडलियों की संख्या वास्तव में कुंडलियों की कुल संख्या तथा फेजों की कुल संख्या का अनुपात होता है। कुंडलियों की कुल संख्या बाय फेजों की संख्या। आंतरिक घुड़घुड़ित्र ग्लोअर किस प्रकार की मशीन में परिवेष्टन वाइंडिंग का परीक्षण के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये एसी मोटर स्थिरक परिवेष्टन में आंतरिक घुड़घुड़ित्र ग्लोअर एसी मोटर स्थिरिक परिवेष्टन प्रकार की मशीन में परिवेष्टन वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त होता है। जब कुंडल में डीसी धारा प्रवाहित की जाती है तो जब कुंडल में डीसी धारा प्रवाहित की जाएगी तो प्रेरित वोल्टेज निर्मित नहीं होता है। जब कुंडली में डीसी धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रेरित ईएमएफ निर्मित नहीं होता, क्योंकि इससे अवस्था में फ्राइडे का नियम स्थापित नहीं होता। समांतर संयोजन में जुड़े 3 या 3 से अधिक एक पथी तरंग कुंडल को क्या कहा जाता है? तो ये बहुविध धरित कुंडल कहा जाता है। बहुविध धरित कुंडल का समांतर संयोजन में जुड़े 3 या 3 से अधिक एक पथी तरंग कुंडली को बहुविधि पॉलीफेज तरंग कुंडल कहा जाता है। आर्मेचर चालकों के संदर्भ में मापी जाने वाले दूरी को क्या कहते हैं, जिसमें एक कुंडल आर्मेचर के पृष्ठ अकृत होती है? तो इस दूरी को पंक्ति अंतराल कहा जाता है। आर्मेचर चालकों के संदर्भ में मापी जाने वाली दूरियों को पंक्ति अंतराल कहते हैं, जिसमें एक कुंडल आर्मेचर के पृष्ठ पर अग्रकृत होती है। साथ ही ज्ञात रहे कि डीसी मशीनों में आर्मेचर सदैव घूर्णी प्रवृत्ति का होता है। आर्मेचर पर श्रेणी या समांतर प्रकार की वाइंडिंग की जाती है। प्रति ध्रुव प्रति फेज कुंडलियों की संख्या किसके बराबर होगी? तो ये कुंडलियों की कुल संख्या बाय फेजों की संख्या इंटू ध्रुवों की संख्या। ठीक है। प्रति फेज ध्रुवों की फेज की कुंडलियों की कुल संख्या बराबर कुंडलियों की संख्या बाय फेजों की संख्या इंटू ध्रुवों की संख्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।